और अगर ये डॉलर मजबूत रहा तो एक तरफ सोने के तरफ जो भारतीय बाजार में एक रश था और सटोरिया खेले जा रहा था, 1.75 पहुंचा दिया था और उनकी उम्मीद थी कि ये 2 लाख क्रॉस करा देंगे। हम उम्मीद थी कि जून जुलाई अगस्त आते आते हम इसको 2 लाख क्रॉस करा देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। और इसमें मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के उस बयान का महत्व जरूर मानता हूं कि लोगों का जो रश था, निवेशक तो अभी भी देखिए मोटे तौर पर जो निवेशक हैं, जो एंड कंज्यूमर है, जो शादियों में, उत्सवों में और अलग अलग फैशन के लिए जो कर रहे हैं, उनकी जो डिमांड थी उसमें एक थोड़ा सा स्टैग्नेशन आया प्रधानमंत्री की अपील का। सटोरियो जो निवेशक जो हैं, वो जो बाजार में खेल कर रहे हैं, वो बाज नहीं आए हैं, वो अभी भी लगे हुए हैं। लेकिन इंटरनेशनल मूड भी गोल्ड को लेकर के थोड़ा सा अस्थिर है, बल्कि डाउनवर्ड है। अगर आप इस सोने और चांदी के थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं कि 1980 से लेकर के 90 के बीच की स्थिति क्या रही, ऐसी ही स्थिति उस वक्त भी बनी थी। फिर 90 से 96 के बीच में क्या स्थिति रही, फिर 96 से 2010 तक, मैंने 2005 और फिर 2005 से लेकर के 2019 तक, और फिर बीच में कोविड हो गया, और अब क्या है स्थिति। तो हमेशा सोने को कोर्स करेक्शन करने में, मतलब अपवर्ड जाने में 5 से 10 साल का टाइम तो लग ही जाता है। इसीलिए सोने का इंतजार और पेशेंस निवेशकों में जिनके पास है वो तो लाभदायी है, लेकिन जिनका पेशेंस नहीं है, जो 4 साल 5 साल तक इंतजार करने की स्थिति में नहीं है, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए फिर यह स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि बहुत सारे सटोरियों से पूछेंगे जो सराफा बाजार के एक्सपर्ट हैं, वो कहेंगे कि ये तो बेस्ट पीरियड है सोना खरीदने का, बेस्ट पीरियड है चांदी खरीदने का। अरे भाई, कैसे बेस्ट पीरियड है चांदी खरीदने का? 24,000 करोड़ से तो नीचे आ गए हम। जनवरी में थे आप 1,75,000 और अभी 1,50,52 से ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। लॉसेस चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। जिन्होंने खरीद लिया 1,75 में, उनका क्या हाल है? उससे भी अधिक बुरी हालत तो चांदी के निवेशकों की है। चांदी उन्होंने खरीद लिया 400 के रेट पे, 400, 422, 423 चल रहा है, 232, 223, 50% स्लैश कर गया, वो तो बर्बाद हो गए। और चांदी वोलाटाइल है, ये उनको मालूम था। सोना फिर भी इस तरह से नीचे गिरेगा इसकी आशा नहीं थी। लेकिन अभी अब भविष्य वक्ता सब ऐसे आ गए हैं, वो कह रहे हैं डॉलर 10 रुपए हो जाएगा, डॉलर गिरते गिरते जो है 10 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका की स्थिति खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका को डॉलर को मजबूत बनाए रखने के लिए अभी गोल्ड की फिलॉसफी के तरफ अमेरिकन इकोनॉमी बढ़ ही नहीं सकती है। वो किसी भी इकोनॉमी को यह कोशिश नहीं करेगी कि वहां की इकोनॉमी रश करे गोल्ड और सिल्वर की तरफ। इकोनॉमी को अगर रश करवाना है उनको, तो वो उनकी कोशिश होगी कि वो डॉलर की तरफ रश करे। मतलब डॉलर हमारा कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 40 ट्रिलियन डेट क्रॉस कर चुका है अमेरिकन इकोनॉमी। और ऐसी स्थिति में अगर उनका डॉलर और कमजोर हुआ तो ये डेट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा मित्रों, और फिर अमेरिकन इकोनॉमी एक भयंकर डेथ ट्रैप में फंसने वाली है। उससे बचने के लिए अमेरिका की मजबूरी है कि वो अपने डॉलर को मजबूत बनाए रखे किसी न किसी रूप में। अब बहुत लंबे समय तक वो युद्ध जैसी स्थिति को भी सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका फिर पॉलिटिकल एक इंप्लीकेशन है। क्योंकि जब ट्रेजरी पर आपका नेगेटिव इंपैक्ट होगा तो उसका फिर इकोनॉमी पर इंपैक्ट होगा, और इकोनॉमी पर इंपैक्ट होगा तो फिर आपके पॉलिटिक्स पर इंपैक्ट होगा। और ट्रंप के लिए नवंबर में मिड टर्म का टेस्ट है, ये लिटमस टेस्ट है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि ईरान के साथ जो एक तरफा ही मैं कहूंगा, पाकिस्तान वाले वैसे हमेशा कह रहे हैं कि हमने मध्यस्थता करा दी, उस मध्यस्थता का कोई मतलब नहीं, पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है। अगर अमेरिका नहीं चाहेगा तो युद्ध नहीं रुकेगा, अमेरिका चाहेगा तो युद्ध होगा। यह अमेरिका की चाहत है कि वो युद्ध विराम चाहता है। और मैंने, आपको याद होगा कि मैंने मार्च या अप्रैल में यह कहा था कि इस साल अगर ट्रंप इस युद्ध को और लंबे समय तक आगे बढ़ाएंगे तो अब तक जो ट्रंप ने अमेरिका के लिए अगर कुछ अच्छे काम किए भी होंगे, जैसे वो अच्छा काम क्या था, वो तो खैर एक बहसीपन था कि 500% टैरिफ लगा देंगे, 400% टैरिफ लगा देंगे। अब अलग अलग स्टेट्स में उनकी हार हो रही है, वहां की अदालत ने उनके खिलाफ कह दिया है कि भाई आपको ये राइट नहीं है।
आप बढ़ा नहीं सकते हैं। तो एक स्पेशल अब कानून का हवाला दे करके 10 से 12% का टैरिफ वो इंपोज कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई लाभ ट्रंप को हो जाएगा ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। ट्रंप के लिए सबसे अनुकूल स्थिति यह थी कि अब जो लड़ाई उनकी चल रही थी ईरान के साथ उसको रोक दे, और उनकी कोशिश यही थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तसीला जाए, कुछ रंगदारी टैक्स जिसको कहते हैं ना, वो रंगदारी टैक्स तसूला था, और इसके लिए अंडर हैंड ईरान के साथ डील करे। और सऊदी अरबिया और यूएई भी चुपचाप इस पर चुप्पी साधे रहे। ईरान के साथ उनकी डील हो जाए कि भाई ऐसा करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने टैंकर्स जाएंगे, जितने यहां पे जहाज जाएगा, सबसे चुंगी वसूलते हैं, कुछ पैसा तुम लोग कुछ हमको दो, 40% भी हमारे पास आ जाएगा तो हमारा जो युद्ध में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम यहां से कर लेंगे। तो अमेरिका एक व्यापारिक कंट्री है, उनको मालूम है कि हम युद्ध को बेचते हैं, युद्ध बेच करके वो कमा लेता है। युद्ध वो इसलिए करता है कि उनको अपने लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनी, एक डिफेंस की कंपनी को फायदा पहुंचाना होता है, और वो डिफेंस की कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करती है। तो ये वाइस वर्सा चलते रहता है उनको। इलेक्शन में वो बड़ी डिफेंस की कंपनियां, लिकर कंपनियां, फार्मा कंपनियां फंड करती हैं। ये 3-4 सेक्टर हैं अमेरिका में जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को मेगा फंडिंग करते हैं इलेक्शन में। तो उनको पता है कि भाई हमको इन्होंने फार्मा कंपनी ने जितना दिया उससे ज्यादा डिफेंस वालों ने दिया है, डिफेंस के साथ हमको मिलकर के चलना पड़ेगा। तो उनके लिए कमाई का स्रोत कैसे होगा? तो युद्ध कहीं पर भड़काओ ताकि हमारा आर्म्स बिके, इधर युद्ध भड़काओ और इधर से हम अपने आर्म्स डीलर को भेज दें कि भैया युद्ध से ये मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, फलाना तोप खरीद लो, फलाना एयरक्राफ्ट खरीद लो, फाइटर जेट खरीद लो, तभी तो तुम्हारा फायदा होगा। तो वो हर तरह से ऐसी परिस्थिति क्रिएट करने की कोशिश करता है ताकि युद्ध में भी उनको फायदा हो। युद्ध जो है वो अमेरिकन इकोनॉमी का हमेशा बोनांजा रहा है, और फायदा का फायदा। इराक युद्ध हुआ, क्या फायदा हुआ? इराक पर कब्जा हो गया, अब तेल पर उनकी दादागिरी चल रही है। ईरान युद्ध होगा, ईरान के साथ अंडर हैंड डील करेंगे, उस तेल के पर वो भी कब्जा हो गया। सऊदी अरब यूएई उनके साथ है ही है। वेनेजुएला के साथ उन्होंने किया, वेनेजुएला के तेल पर कब्जा कर लिया। वियतनाम में उनको मुंह की खानी पड़ी, अफगानिस्तान में उनको मुंह की खानी पड़ी। अफगानिस्तान में वो इसलिए आ रहे थे कि वहां से वो पाकिस्तान, भारत और चाइना पर नजर रखना चाहते थे। वो भारत के आसपास के किसी भौगोलिक स्थिति पर खुद को एक जमा करके वो कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान, भारत और चाइना के ऊपर नजर रखने की। पाकिस्तान को वो अपना पिट्ठू पहले ही बना चुके हैं। तो उनकी ये कोशिश थी कि अफगानिस्तान किसी तरीके से कब्जा कर लें, और अब अफगानिस्तान से मोह भंग हुआ है तो बांग्लादेश को वो ठीक लगाने पर लगे हुए हैं। और बांग्लादेश में जो जिस द्वीप के लेकर के इनकी सत्ता गई, उस द्वीप को हथियाने के चक्कर में लगा हुआ है। और ये जो यूनुस है वो उनका एक प्रकार से समझिए कि स्पाई है, स्पाई ही है वो। उनका एक खुफिया आदमी है जो बांग्लादेश में अमेरिका के लिए काम कर रहा है। इसी तरीके से अमेरिका की यह कोशिश थी कि युद्ध में फायदा उठाओ और गोल्ड और डॉलर का खेल करते जाओ, लेकिन भारत इस ट्रैप से धीरे धीरे खुद को निकालने के लिए तैयार करता रहा। एक तो उनसे जो बैक चैनल डिप्लोमेसी थी वो ऐसा नहीं था कि बातचीत को पूरी तरह से डिरेल कर दिया था। बैक चैनल डिप्लोमेसी चालू रखा और अपनी इंटरनल इकोनॉमी में लगातार ये संदेश देता रहा कि भाई किसकी चीज की खरीदारी करें, किस पर रुक जाएं, किस पर थोड़ा कम समय लगाएं। और पेट्रोल डीजल के बारे में भी प्रधानमंत्री ने कहा थोड़ा कम उपयोग करें तो बेहतर होगा। तब तक हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट एनर्जी पर हम कैसे जाएं। ऐसी परिस्थिति में सोने का करेक्ट कोर्स करेक्शन में नहीं आना, मतलब अपवार्ड नहीं होना, आपके लिए खुशखबरी ही है। तो थोड़ा धैर्य से चलिए, जो सोने के निवेशक हैं थोड़ा धैर्य से चलिए, भारत की इकोनॉमी को थोड़ा दुरुस्त होने दीजिए, फिर आप जी भर करके सोने की खरीदारी कीजिएगा। एक बार जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो जाए, युद्ध से पूरी दुनिया बाहर निकल जाए, ट्रंप को अभी नवंबर तक बाय हुक एंड क्रुक शांति बहाल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप की अगर हालत खुद को बचानी है मिड टर्म में, जो कि मिड टर्म में उनके फेवरेबल सिचुएशन बन सकते हैं, क्योंकि महामारी को लेकर के जो अभी इंक्वायरी चल रही है उसमें काफी एज है रिपब्लिकन को। महामारी में जो कुछ भी डेमोक्रेट ने गंद फैलाया था और पाप किया था एंथनी फॉची और बिल गेट्स के साथ मिलकर के, अब उसको लेकर के बड़ा एक्सपोज कर रही है रिपब्लिकन सरकार वहां पे, और ये सब उनके फायदे में जा सकता है। लेकिन इधर अगर वो युद्ध छेड़ देंगे तो फिर ट्रेजरी पर उनका असर पड़ेगा और फिर इकोनॉमी पर कास्केडिंग इंपैक्ट होगा। तो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए उनको जरूरी है कि दूसरे मुद्दों पर वो फोकस करें, अपनी इकोनॉमी को इंटैक्ट करें।
तो ऐसी परिस्थिति में सोने का जो 3-4 जो डिटर्मिनेंट हैं कि भाई ग्लोबल स्थिति क्या है और युद्ध की स्थिति क्या है। सोना कभी हमेशा हमेशा श्रृंगार की विषय वस्तु नहीं है। सोना आपके विपरीत परिस्थितियों में आपके आपके रिजर्व के रूप में रहता है, जो एक देश से दूसरे देश के व्यापार में बहुत ही कारगर धातु के रूप में, एक साधन के रूप में हो सकता है। इसलिए सोना आपकी लग्जरी नहीं है, सोना आपकी आवश्यकता है। तो दुनिया भर की देश हैं सोना को अपने रिजर्व के रूप में विपरीत परिस्थितियों के लिए रखती है। लेकिन आप आभूषणों पर ही खर्चा करने लगे और दिखावे पर ही खर्चा करने लगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो इस परिस्थिति में अगर मोदी ने कहा कि 12 महीने थोड़ा सा धैर्य से चलिए, रुक करके चलिए, तो सटोरिये के पेट में दर्द होने लगा। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, चाबुक काम किया और सोने का अभी तत्काल कीमत रुका हुआ है। आगे भी कुछ दिन रुकना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़े तो कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।